बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राइज़ के प्लेटफॉर्म से एमडी कैट 2020 की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पास इस कोरोना की वबा के अंदर मजबूरन जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है, इसको सुनने के लिए भी एक ख़ास किस्म का स्टेमिना चाहिए और इस पे अमल करने के लिए भी एक ख़ास किस्म का स्टेमिना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ देंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को समझ भी पाएंगे और इन पे अमल भी कर पाएंगे। बायोलॉजी में जैसा कि आपको पता है 2019 के एमडी कैट में 80 MCQs आए। नया पैटर्न मुतारफ़ करवाया जाए हो सकता है, लेकिन अभी हम पुराने पैटर्न के मुताबिक ही चलेंगे। UHS के 2019 के सिलेबस में जो यूनिट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम एंड DNA। इस चीज़ को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि हमारी शक्लो सूरत, हमारी वज़ाकता हमेशा हमारे एंसेस्टर्स के साथ मिलती है, हमारे माँ बाप के साथ मिलती है। उसकी मेन वजह एक इकाई है जिसे बोलते हैं जीन। जीन के बारे में आपने सुन रखा है कि वो DNA का टुकड़ा होता है और DNA रैप अप होके जिस स्ट्रक्चर में मौजूद है उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। हमारे अंदर, आप में, मुझ में ये जो विरासत की मुंतकिली है इसी क्रोमोसोम के ज़रिए होती है। इसी विरासत की मुंतकिली को इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि समझ सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिट का नाम क्रोमोसोम एंड DNA है। पहली इकाई हमारे पास क्रोमोसोम है। आज के लेक्चर में हम इसी क्रोमोसोम को ही देखेंगे। DNA इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत पे जाना पड़ता है। यहाँ पे हम डिस्कशन की शुरुआत करेंगे कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में आपने फ़र्क पढ़ रखा है। ऐसा सेल जिसमें एक मुकम्मल न्यूक्लियस पाया जाए विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल का। और अगर ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर मौजूद हो एक सेल के अंदर, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। तो एक यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इस न्यूक्लियस को अगर हम बाहर अया करें, बाहर हम फोकस करें, बाहर निकाल के देखें, तो हमें इसके अंदर सुपरफिशियली 3 इकसाम के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर जिसमें ये मैंने सुराख क्रिएट किए हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स शो हुए हैं और ये जो मेम्ब्रेन जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस को कवर किए हुए है इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। मैं दोबारा बोल देता हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये खास किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं जो आप सेल बायोलॉजी के यूनिट में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो फिर क्या होगा, हमें एक विदाउट मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। यहां पे एक MCQs आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोलस किस चीज से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोलस हेट्रोक्रोमाटिन से मिलके बना है, यानी क्रोमाटिन की वो फॉर्म जो हाईली कंडेंस्ड होती है, जो अपने आप को कभी भी किसी भी जगह पे एक्सप्रेस नहीं करती, उस चीज को हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमाटिन का। तो न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन का ये MCQs आपने याद रखना है, बुक में मौजूद नहीं है कि हेट्रोक्रोमाटिन जो है वो न्यूक्लियोलस की तख्लीक करता है। अब इसके बाद जी हमारे पास ये जो बिखरा हुआ धागानुमा स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम नाम देते हैं क्रोमाटिन बॉडी या क्रोमाटिन बॉडीज अगर जमा में बोलें तो।
क्रोमेटिन बॉडीज डीकंडेंस या अनकंडेंस्ड फॉर्म है। मतलब क्या है इसका कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बिखरा हुआ है, गुच्छे बने हुए हैं इसके, ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, इस वजह से इसे नाम देते हैं डीकंडेंस का या हम नाम देते हैं अनकंडेंस का। अब क्रोमेटिन बॉडीज कंडेंस होते हैं, कब होते हैं? ये कंडेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मैं फिर से बोले देता हूं कि ये बिखरा हुआ आम तौर पे नॉन डिवाइडेड सेल में जो स्ट्रक्चर नजर आता है उसे क्रोमेटिन बॉडीज कहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये कंडेंस हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है, ये जुड़ जाता है, ये मरबूत हो जाता है और कुदरत एक इकाई की तख्लीक करती है जिसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। इसकी डायग्राम भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं, आपने बड़ी दफा पढ़ा हुआ है इसके कि ये आर्म्स वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसकी तफसील थोड़ी देर बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला, इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो दो अल्फाज पे है, एक है क्रोमो और एक है सोम। क्रोमो कहते हैं कलर्ड चीज को, रंगदार चीज को। गूगल क्रोम का वर्ड आपने सुना है, गूगल का रंग वाला ब्राउजर। इसी तरह आपने क्रोमोप्लास्ट को पढ़ा, रंग वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं, और सोम कहते हैं बॉडी को। तो हम ये कहेंगे ये कलर्ड बॉडी है। क्रोमोसोम का लफ्जी मतलब क्या है? कलर्ड बॉडी है। अब कलर, रंग ही रंग होते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें जब भी सेल में देखें तो ये रंगदार नजर आएगा? ऐसा नहीं है। आप जब तक इसे खुद रंगेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे क्रोमोसोम या इस जैसी इकाइयों को देखना चाहें तो हमें पहले इन्हें रंगना पड़ता है। उस रंगने के अमल को स्टेनिंग कहते हैं। तो जब हम पूरे क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो एक खूबसूरत रंगदार एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे नाम देते हैं क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम जो है इसकी अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो मैंने सबसे पहले एक ऐसी चीज देखी है जो इसमें सबसे कम पाई जाती है, आरएनए। आरएनए के ट्रेसेस होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर लिखने का मकसद क्या है आपको याद रहे, क्योंकि हम हमेशा ये दोनों चीजें तो फोकस में रखते हैं, ये तीसरी चीज भूल जाते हैं जिससे हमारा एमसीक्यूज रॉन्ग होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, आरएनए के बाद 60% इसमें प्रोटीन होती है और 40% डीएनए है। यहां पे एक मैं पॉइंट क्लियर करता जाऊं कि अक्सर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में या बाकी चीजों में किया होगा कि एंटी टेस्ट के लेक्चर में एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज होंगे। डेफिनेटली एमसीक्यूज होंगे, लेकिन यहां पे मैंने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स बना रखे हैं। वो ऑप्शन ए बी सी डी कह के हम जो है टाइम जाया नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हर लाइन एक अदद एमसीक्यूज है। हम वापस टॉपिक पे आते हैं। हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोलस जो हेट्रोक्रोमेटिन से मिलकर बना है। उसके बाद इसके अंदर क्रोमेटिन बॉडीज जो अनकंडेंस्ड फॉर्म में है। अनकंडेंस्ड फॉर्म जब कंडेंस होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो बनाती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है, एक रंगदार जिस्म होता है जब हम इसे देखने के लिए रंगते हैं। उसके बाद इसकी कंपोजिशन में आरएनए, प्रोटीन और डीएनए अपने अपने तनासुब से मौजूद हैं। अब इसके बारे में कुछ अहम नुकात कि ये एक थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागानुमा साख्त है। इसे दरियाफ्त किया था वाल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में, और इसने किसमें देखा था? सैलामेंडर लार्वा के अंदर देखा था। साहिलों को छोड़कर गहरे समुद्र तक गए, हम किसी को देखने आंखों के अंदर तक गए। बताने का मकसद क्या है कि वाल्डर फ्लेमिंग ने सैलामेंडर लार्वा के अंदर जो है इस चीज की स्टडी की। इसको जब खंगाला तो उसे पता चला कि ये कुदरत की स्पेशल क्रिएशन जो है क्रोमोसोम इस सैलामेंडर लार्वा में पहली दफा उसने दिखा के दुनिया को दंग कर दिया। अब इसका साइज एक स्पेसिफिक है, ये भी एक एमसीक्यूज है कि 5 सेंटीमीटर साइज है। फिर इसमें जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं 140 मिलियन हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। अब एक बहुत अहम पॉइंट जो मैंने यहां पे दर्ज किया है वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम किस तरह का होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें सिंगल डीएनए ही एक क्रोमोसोम बनाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, पूछा भी गया है
प्रीवियस एमडी कैट के पेपर्स में कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल डीएनए बराबर होता है एक क्रोमोसोम के। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड ईयर बुक में जब हम क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसके बाद क्रोमोसोम्स की तादाद लिखी हुई है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट है। मैंने एक अदद निमोनिक एक फार्मूला बनाया उस चीज को याद करने के लिए। आपने याद रखना है PF MHC SFM, PF महक सफम, PF महक सफम। अब इसी तरह जब आप किताब पे देखेंगे P से पेनिसिलियम होगा, F से फर्न्स होंगे, M से मॉस्किटो होगा, H से हनी बी होगी, C से कॉर्न होगी, S से शुगर कैन होगा, F से फ्रॉग होगा, M से माउस होगा। अब याद करने का तरीका, आपने ये कुल मिला के 8 नाम हैं तो 8 पपोटों पे फिंगर टिप्स पे इन्हें गिन लेना है और फिर आपने कहना है 1, 500, 6, 32, 40। इस तरह जब आप गिनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको पूरी तरह से क्रैम हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी जानदार में क्रोमोसोम की तादाद भी खास होती है जैसे कि मैंने जिक्र किया, और इसकी अरेंजमेंट भी खास होती है जो उसको उसकी इंडिविजुअलिटी देता है, उसको उसकी शनाख्त देता है। क्रोमोसोम की इस तरतीब की ही वजह से किसी चीज की शनाख्त बनती है, किसी जानदार की शनाख्त बनती है। अब इस तरतीब को हम नाम देते हैं कैरियोटाइप का। कैरियोटाइप क्या है? पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल which gives it individuality, जो इसे इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है, इसे शनाख्त देता है, वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है? कैरियोटाइप कहलाती है। अब कैरियोटाइप के बाद हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखना है। स्ट्रक्चर के लिए इसकी ये एक मैंने बिल्कुल सीधी सी डायग्राम बनाई है। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास यहां से मामला शुरू हो रहा है। एक ये खास किस्म का, इसमें मैं पंजाबी में बोलूं तो जोड़ लगा हुआ है। एक यहां पे जोड़ है, एक यहां पे जोड़ है और एक ये खास किस्म का स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं कि ये हैं क्या। पहले सादा शुरू करेंगे और इसे फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जहां पे बेंडिंग है, यहां पे मोड़ आया है, जहां पे खम आया है, वो खम वाला स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। याद रखिएगा, पहचान ये है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो जगह है जहां पे बेंड आता है, इसके अलावा किसी भी जोड़ पे, किसी भी कंस्ट्रक्शन पे बेंडिंग नहीं होगी। ये पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और यही वो जगह है जिसमें फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे, यही वो जगह है जिसमें सेल डिवीजन के दरमियान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी अटैचमेंट होती है। तो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये स्ट्रक्चर हुआ। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ये, जैसा कि मैंने दर्ज किया है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम NORS, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स बोलते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स क्या मतलब हुआ? यानी ये वो जगह है, ये वो जगह है जिसने न्यूक्लियोलस को बनाना है। यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने न्यूक्लियोलस को बनाना है। अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियोलस हेट्रोक्रोमेटिन से मिलकर बना है। पता ये चला कि ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें हेट्रोक्रोमेटिन होता है जिसने न्यूक्लियोलस की तख्लीक करनी है। एक इंसान के अंदर जितने ज्यादा या जितनी तादाद में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस मौजूद होंगे उतने ही उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। जितनी तादाद में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस मौजूद होंगे उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। अब अगली बात, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। अब जो हमारे पास पॉइंट टू बी फोकस है वो है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या चीज है? सैटेलाइट एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो तमाम क्रोमोसोम्स पे नहीं पाया जाता। पहली बात तो ये याद रख लें। एक्रोसेंट्रिक जो टाइप होती है क्रोमोसोम्स की वहां पे पाया जाता है। उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है। अब इसमें पाया क्या जाता है? यूजलेस टाइप ऑफ डीएनए, जिसे जंक डीएनए का नाम भी कहा जाता है। और ये
हमारे पास क्रोमोसोम के लेवल पे आइडेंटिफाइंग मार्कर के तौर पे एक्ट करता है। ओके हो गया जी। तो अभी तक हमारे पास बात जो हुई उसमें हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे देख लिया। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे, ये आपके पास 3 डायग्राम्स हैं ए, बी और सी। बेसिकली क्रोमोसोम को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम की कन्फ्यूजन आपके सामने ख़त्म हो जाए। आपके सामने एक क्रोमोसोम ये है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये बने हुए हैं ये तीनों ही क्रोमोसोम। अब बात समझने वाली क्या है, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम की टाइप है ये अनरेप्लिकेटेड है। इस फॉर्म में हम कभी भी इसे एक्चुअल वे में नहीं देख सकते। हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहे हैं कि इंटरफेज की G1 फेज के अंदर इसकी ये हालत होती है। दूसरे नंबर पे ये डायग्राम आ गई। हम जब भी क्रोमोसोम को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो वो हमें इस हालत में नजर आएगा। वजह क्या है कि हमें इंटरफेज की एस फेज में जब रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है, जब वो एक से यूं रेप्लिकेट होके 2 क्रोमाटिड वाला क्रोमोसोम बना देता है तो हमें इसी हालत में नजर आता है। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि क्रोमोसोम की यही एक्चुअल शक्ल है। अब यहां पे देखें तो इसी को स्प्लिट किया जब सेल डिवीजन के अंदर अलग होती है ना फेज में, तो ये हालत हो जाती है। ये भी क्रोमोसोम है। बात समझने वाली क्या है कि ये अनरेप्लिकेटेड फॉर्म है, ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है, और ये क्या है, स्प्लिटेड फॉर्म है एनाफेज के अंदर जब स्प्लिशन हो जाती है। अब एक रूल याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। इधर एक सेंट्रोमियर, ये एक क्रोमोसोम, इधर भी एक सेंट्रोमियर, सेम सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमाटिड लगे हुए हैं तो ये भी क्या हुआ, एक क्रोमोसोम हुआ। यहां पे 2 सेपरेट सेंट्रोमियर तो ये भी क्या हुआ, अलग-अलग क्रोमोसोम हुआ। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसके लिहाज से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो यहां पे आपके सामने है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि जब एक सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमाटिड जुड़े हों, जब एक ही घर में 2 लोग रह रहे हों, एक ही माँ बाप की औलाद हो, तो उन्हें हम कहते हैं जी ये बहनें हैं, ये भाई हैं। तो यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर पे जब 2 क्रोमाटिड जुड़े हुए हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। और अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम आएगा तो वो इनकी बहन नहीं होगा, इन जैसा नहीं होगा, वो अलग होगा, वो इन जैसा हूबहू नहीं होगा। इस वजह से मैंने निशानदही की कि इसे क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम देखेंगे, वो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। आज हम क्रोमोसोम के रिलेटेड तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एक कुदरत की बड़ा खूबसूरत अमल जो है वो है औलाद की पैदाइश। माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की पैदाइश के लिए बाप की तरफ से स्पर्म आता है, माँ की तरफ से एग आता है। आपने हमेशा पढ़ा कि जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम हैं, जो एग है उसमें भी 23 क्रोमोसोम हैं। जब वो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी 23 जोड़े। अब अल्लाह ताला ने अगर एक मर्द और औरत को मिला के एक जोड़ा बनाया और उससे औलाद की पैदाइश ली तो अल्लाह ने यहां तक नहीं, उसका शाहकार देखिए कि उसने सेल्स को भी मिला के वहां पे हर एक क्रोमोसोम का जोड़ीदार पैदा कर दिया। अगर मेल में एक तरह का क्रोमोसोम है तो उसका जोड़ीदार जो है उसकी फीमेल के अंदर मौजूद होगा। जब तक वो साथ नहीं मिलेंगे कभी भी किसी भी करैक्टर को एक्सप्रेस करना नामुमकिन होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे क्रोमोसोम्स जो जोड़ीदार हों, एक आए जी हस्बैंड की तरफ से, चलें हम फॉर सेक ऑफ फन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी हमेशा, क्योंकि हस्बैंड बेचारे मायूस ही होते हैं वाइफ के सामने, तो ये खुश खुरम है जी वाइफ, और ये बहुत ज़्यादा मायूस क्योंकि हमेशा से ये चलता आ रहा है। तो ये हस्बैंड की तरफ से एक जोड़ीदार क्रोमोसोम आया और वाइफ की तरफ से दूसरा जोड़ीदार क्रोमोसोम आया। इनकी पहचान करते हैं, इनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्या होगी, सेम होगी। इनकी लेंथ ऑफ
क्रोमाटिड क्या होगी, सेम होगी, और जब इन्हें रंगेंगे तो तब भी क्या होंगे, सेम होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके रंगने से आने वाला जो कलर है वो अलग हो। मुझ पे अब रंग तुम्हारा है, तू भी कह दे कि अब हमारा है। कहने का मकसद क्या कि ये जो दो हमारे पास क्रोमोसोम हैं एक जैसे हैं, अब इन्होंने मिलना है, आपके और मेरे करैक्टर पैदा होने हैं। अब यही चीज है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी की बुनियाद पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंशाल्लाह ताला हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है सेंट्रोमियर। अगर पहले इस लफ्ज पे गौर करें तो सेंट्रो का मतलब होता है सेंट्रल यानी दरमियानी, और मियर का मतलब होता है यूनिट, तो इसका लफ्जी मतलब बना सेंट्रल यूनिट। इसकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो ये डीएनए और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। प्रोटीन्स इसमें दो तरह की होती हैं, हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी। तो पता ये चला कि सेंट्रोमियर एक सेंट्रल यूनिट है जो डीएनए और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। अब इस सेंट्रोमियर को बेसिकली अगर हम देखें तो होता ये क्रोमाटिन ही है, लेकिन हेट्रोक्रोमाटिन होता है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, यानी ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और ना ही इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है। अब आपको यहां पे इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये वो सेंट्रल पॉइंट, ये वो सेंट्रल पोजीशन जो इन दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़े हुए है, आपस में मरबूत रखे हुए है, यही सेंट्रोमियर है। यहां पे एक पॉइंट आपने समझना है कि ये काइनेटोकोर क्या है। बेसिकली काइनेटोकोर इसी सेंट्रोमियर पे मौजूद प्रोटीन्स होती हैं और इनका काम क्या है वो इस लफ्ज के मतलब से ही देखते हैं। काइनेटो का वर्ड काइनेटिक्स से निकला है जिसका मतलब है मूवमेंट, मोशन, और कोर मतलब सेंट्रल। मतलब ये कि ये सेंट्रल पोजीशन है जो मूवमेंट में मदद देती है। मूवमेंट कौन सी? सेल डिवीजन के दरमियान एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमियर की जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन काइनेटोकोर है। यही वो जगह है जिसने उन स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम को अलग करके मूव करवाना है। इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये मूवमेंट में मदद देने वाली चीज है। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट है क्रोमाटिड का। बेसिकली क्रोमाटिड क्या है कि जब हमारे पास एस फेज में एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम बनता है, एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है लेकिन एक ही सेंट्रोमियर के जरिए ये अटैच रहते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसिकली क्रोमाटिड। दो पॉइंट्स हैं इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा अटैच थ्रू सेम सेंट्रोमियर। अब यहां पे एक तीसरा एमसीक्यूज भी इसका बन सकता है कि कौन सी फेज के दरमियान बनता है, तो इंटरफेज की एस फेज के दरमियान बनता है। फिर मजीद यूएचएस के सिलेबस में आपको एक टीलोमियर वर्ड नजर आएगा, हमारे बुक के अंदर ये नहीं है और बहुत ही आसान सी चीज है क्या? टीलोमियर बेसिकली हर क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पे पाए जाने वाले रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इसके दो काम हैं। एक काम ये कि नेबर जो क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पे ये एक और क्रोमोसोम पड़ा है, तो इनके एंड्स को आपस में जुड़ने से रोकता है, और दूसरा क्रोमोसोम को डेटेरियोरेट होने से, तबाह होने से, साइड्स इसकी टर्मिनल एंड्स को तबाह होने से बचाता है। अभी तक हमने सेंट्रोमियर, क्रोमाटिड और टीलोमियर को देख लिया। अब इसके बाद एक वर्ड है बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोमियर कहलाता है, ये भी सिलेबस में नहीं है। लोकलाइज्ड डीएनए की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम में खास किस्म के डिप्रेशन या खास किस्म के पॉइंट्स का जन्म होता है। आपको स्क्रीन पे डायग्राम में नजर भी आ रहा है। इस चीज को हम नाम देते हैं क्रोमोमियर का। इससे आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अहम और आज की आखिरी चीज वो क्या है? क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। कि कुदरत ने इतने बड़े डीएनए को क्रोमोसोम में परोया हुआ कैसे है। तो ये कुदरत का शाहकार देखिएगा कि हमारे पास सबसे बड़ी एंटिटी जो है वो क्रोमोसोम है, जिसका राउंड अबाउट साइज 5 सेंटीमीटर है। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमाटिड होता है। डायग्राम में भी मैंने आपको ये जाहिर किया। अब ये जो क्रोमाटिड है इसका जो नेचुरल साइज है राउंड अबाउट वो 700 नैनोमीटर है।
उसके बाद क्रोमाटिड के अंदर कुदरत ने सुपर कॉइल रखा हुआ है, सुपर कॉइलिंग रखी हुई है, इसका साइज राउंड अबाउट 300 नैनोमीटर है। डायग्राम में आप इस चीज की तरतीब को देख सकते हैं। उसके बाद सुपर कॉइल में क्रोमाटिन फाइबर है, इसकी भी आप लोग डायग्राम देख सकते हैं जिसमें खास यूनिट्स के गुच्छे आपको कॉइल होते हुए नजर आएंगे। यहां पे खास बात यह है कि इसे क्रोमाटिन फाइबर को सोलेनॉइड भी कहते हैं। इसका साइज 30 नैनोमीटर है और इसकी दो टाइप्स होती हैं क्रोमाटिन की, एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म जो कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, उसे हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमाटिन का, और एक इसकी ऐसी फॉर्म जो होती तो कंडेंस है लेकिन जब जरूरत पड़े तो ये डीकंडेंस होके खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, इस चीज को हम नाम देते हैं यूक्रोमाटिन का। क्रोमाटिन फाइबर के अंदर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है, एक लड़ी है बेसिकली किस चीज की, न्यूक्लियोसोम्स की। न्यूक्लियोसोम के ये गुच्छे एक लड़ी की फॉर्म में मौजूद हैं। अब इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियोसोम मौजूद है। अब बेसिकली ये न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स जो 8 की तादाद में, उसे ऑक्टामर कहते हैं, 8 की तादाद में हिस्टोन प्रोटीन्स जिसे कहते हैं 8 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ऑक्टामर बनाए हुए हैं, उनके ऊपर तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो है वो लिपटा होता है इस फॉर्म में। ये 8 हमारे पास हिस्टोन्स हैं जिसके ऊपर इस तरह डबल बल दे के डीएनए लिपटा हुआ है। यहां पे मैंने एक पॉइंट को फोकस किया है कि हमारे पास ये जो एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड जो इसके ऊपर लिपटे होते हैं इनकी तादाद है 164। हमने तो 200 पढ़ा, तो बाकी के 36 कहां गए? बाकी के 36 बेसिकली होता ये है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, दरमियान में ये जो लिंक्ड डीएनए है इसके अंदर 36 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 200 ही बनता है, जो फेडरल की बुक में भी है, जो सरगोदा बोर्ड की बुक में भी है, जो केपीके के अंदर भी है। तो बात ये पता चली कि क्रोमोसोम में क्रोमाटिड, क्रोमाटिड में सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग में क्रोमाटिन फाइबर, क्रोमाटिन फाइबर में न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में न्यूक्लियोसोम मौजूद है। अब यहां पे बहुत अहम कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए आपके लिए काम आएंगे। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, और हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये हाईली पॉजिटिव होती हैं ड्यू टू बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन। अब ये फॉस्फेट ग्रुप और ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है, नेगेटिव और जमा का आपस में मिलाप होता है और ये जुड़ जाते हैं। लेकिन यहां पे अहम 3 पॉइंट, इनमें ये बॉन्डिंग, वैसे तो जमा मनफी की आयोनिक बॉन्डिंग होती है लेकिन यहां पे आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है, ना कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो फिर कौन सी फोर्स है जो इनको जोड़ के रखती है? ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो डीएनए को और हिस्टोन्स को जोड़ के रखती है फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यही वजह है कि जब डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस करना होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जल्दी से इन्हें जुदा भी कर देती है और फिर जब जरूरत पड़े तो ये जुड़ भी जाते हैं। अगर आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड होता तो इनका जुड़ना नामुमकिन था, और अगर ये एक दफा जुदा हो जाते तो मुमकिन नहीं था दोबारा इनका विसाल हो सकता। अब अगली बात, आखिरी जो आज की बात है कि न्यूक्लियोसोम में जो मेन चीज हिस्टोन्स जिनका जिक्र किया वो है, और दूसरी चीज जो है डीएनए। डीएनए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे हिस्टोन्स का। हिस्टोन जैसा कि मैंने आपको बताया एक अल्केलाइन या बेसिक प्रोटीन है, हाईली पॉजिटिव है, आर्जिनिन और लाइसिन इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, जिनमें H1 है, उसके बाद H2A है, H2B है, H3 है और H4 है। ये हमारे पास 5 इसकी टाइप्स हैं, और जब ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में मौजूद होती है तो ये 8 हिस्टोन के जो टुकड़े हैं आपस में जुड़ के ऑक्टामर बनाते हैं, और वो ऑक्टामर डीएनए को अपने साथ लपेट के सारे मामलात करता है और न्यूक्लियोसोम बना देता है।
सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से कुल मिला के 4 टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम को, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपने इस फार्मूला से इसे याद रखना है, TASM तसम, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। उम्मीद है आज की सारी बातें जो क्रोमोसोम से मुताल्लिक थी वो आपको समझ आई होंगी। अल्लाह ताला आपका हमारा साथ बबरकत रखे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र में आपके लिए दायमी कामयाबी होगी। अल्लाह निगहबान।